ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि अगर 2024 में मोदी सत्ता से बाहर हो गए तो अगली सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालेगी कैसे और चलाएगी कैसे। क्योंकि मोदी सत्ता के काल में इस देश के जो भी आंकड़े देश के भीतर रखे जाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दिए भी जाते हैं, उसकी बेसलाइन सरकार ने तय की है। उन आंकड़ों को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से दिया जाता है। भारत की ग्रोथ रेट हो, भारत का बाजार हो, भारत के डेवलपमेंट का सवाल हो, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, लेकिन इन सब से हटकर भारत के मानव संसाधनों का जो सवाल होगा, यानी लोगों का सवाल, उनकी जिंदगी इस दौर में जिस तरीके की है और जो उपलब्धियां सरकार लगातार बता रही है, अगर उसमें जमीन आसमान का अंतर है तो यह सवाल तो जरूर गूंजेगा कि वाकई अगली सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी होगी। लेकिन एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए, जब तमाम राजनीतिक दल चुनाव में खुद को झोंके हुए हैं, ऐसे वक्त में मोदी सरकार 2024 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन सा खेल करेगी और उसकी तैयारी क्या अभी से शुरू हो चली है। यानी 2014 के बाद से इस देश में जो भी सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के मोल बेचा गया या फिर जिसकी भी कीमत इस देश के भीतर अपने कॉरपोरेट मित्रों के आश्रय मोदी सत्ता ने लगाई, उसमें राजनीतिक सवाल लगातार गूंजते चले गए और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होता चला गया कि सरकार अब कुछ भी अपने हिस्से का रखना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि सब कुछ निजी हाथों में दे दिया जाए। तो क्या वाकई 2024 के बाद की तैयारी मोदी सत्ता कुछ इस तरीके से करने में जुट गई है, जिसके बाद जो स्थिति इस देश के भीतर में तमाम सरकारी संपत्तियों को लेकर, तमाम संस्थानों को लेकर और यहां तक कि सरकारी बैंकों को लेकर भी जो होंगे, वह ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि उसकी तैयारी किस रूप में कैसे इस दौर में खड़ी हो चली है। और क्या मोदी सत्ता यह मानकर चल रही है कि 2024 में जब वो लौटेंगे तो जो इकोनॉमी अभी तक निजीकरण के आश्रय चलाने की उसकी सोच थी, उसमें अभी तक रफ्तार आ नहीं पाई है, लेकिन 2024 के बाद एक ऐसी रफ्तार इस देश में आएगी जैसा सेल आपने कभी नहीं देखा होगा। तो क्या 2024 के बाद की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर मोदी सरकार मौजूदा वक्त में, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए नौकरशाह हो, चाहे वह दीपम से जुड़े हुए अधिकारियों की पूरी फहरिस्त हो, इस दौर में अलग अलग फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को लेकर जो भी रूपरेखा तैयार की जा रही है, वह कल्पना के परे है कि 2024 के बाद क्या कुछ बिक जाएगा। बैंकों का निजीकरण शायद अब पहली फहरिस्त में सरकार के आकर खड़ा हो चला है और अभी तक नहीं बल्कि 2021 से ही यह सवाल लगातार उठते रहे कि किन बैंकों को बेचा जाए, किन बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए, लेकिन यह बात अमल में आ नहीं पाई। उसके बाद अगला सवाल था कि भारत पेट्रोलियम तक को लेकर किस रूप में बेचा जाए, लेकिन बात उभर नहीं पाई, बात संभल नहीं पाई। उसके बाद इस देश के लगभग 36 पीएसयू का नंबर आया, उनको किस तरीके से बेचा जाए, लेकिन इसी दौर में जो कुछ कॉरपोरेट करीबी थे, मित्र थे, उनके ऊपर जो जांच हुई, उस दायरे में एक झटके में यह डिसइन्वेस्टमेंट रुका, निजीकरण रुका और जो मोनेटाइजेशन था, जो बकायदा एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्रिएट की गई 2025 के मार्च तक के लिए कि 6 लाख करोड़ रुपए इस दौर में सरकार के पास आ जाने चाहिए, अब उसमें भी रफ्तार 2024 के बाद आएगी। तो पहला सवाल, इलेक्शन तक इस देश के भीतर में निजीकरण, मोनेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट हर प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन 2024 से पहले जितने भी महीने हैं, इसमें सरकार के तमाम अधिकारी अब जुट गए हैं कि जैसे ही 2024 में सत्ता आएगी, उसके बाद इस देश में जो सेल सरकारी संपत्तियों की लगने वाली है, उसकी फहरिस्त आप सिर्फ गिनते रह जाएंगे और उसके दायरे में पहला नंबर बैंक का क्यों होगा और क्यों होने की जरूरत है और बैंक की बुक इस दौर में क्यों ठीक की गई, इतना माफी पैसे का क्यों किया गया, जिसको बट्टे खाते में पैसा डालना कहते हैं या रिटर्न ऑफ कहना कहते हैं। इन सारे दस्तावेजों के मद्देनजर हमें लगता है कि आज एक एक पन्ने को जरा समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत हम बैंक से करना चाहते हैं क्योंकि बैंकों को बेचने के लिए सरकार तैयार है और सिर्फ उसे अब यह समझ में आ गया है कि जो अमेंडमेंट करना है बैंकिंग कंपनीज के दायरे में, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980, उसके बाद फिर कैबिनेट को डिसीजन लेना और यह सब कुछ
2024 में चुनाव जीतने के बाद तुरंत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं वह एक बात समझ लें, या जो सोचते हैं कि जब निजी हाथों में बैंक चला जाता है तो उसके बाद शानदार तरीके से काम होता है, तो एक क्षण के लिए जरा यह समझ लीजिए, इस देश के भीतर बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों की जो नौकरियां थी, उन नौकरियों में लगभग 4.5 लाख नौकरियों की कमी आ गई। सरकार ने जो इस दौर में मर्जर किया, और अब जब प्राइवेट दिशा में वो बढ़ेगी तो उसके बाद किस स्थिति में इस देश के भीतर नौकरियों का सवाल होगा, यह एक सवाल है। दूसरा एक और सवाल है इसके साथ जुड़े हुए, पीएसयूज का भी। उसके भीतर भी कितनी नौकरियां कम हो गई, उसकी तादाद तकरीबन 3.5 लाख है इन 9 बरस के भीतर में। यानी बढ़ती हुई नौकरी नहीं है, घटती हुई नौकरियां हैं। तो बहरहाल 2020-21 का जब बजट रखा जा रहा था तो याद कीजिए उस समय आईडीबीआई और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का जिक्र था। उसके बाद 2 नाम और उभर कर आए, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था और इंडियन ओवरसीज बैंक था। अब टारगेट इस रूप में है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी, नीति आयोग से जुड़े हुए अधिकारी और आरबीआई के डायरेक्टर्स की जो पूरा बोर्ड है उससे जुड़े हुए अधिकारी ये देख रहे हैं, तय कर रहे हैं कि दरअसल अब बेचने की दिशा में बढ़ना है। और इसमें जो आने वाले वक्त में बैंक बेचे जाएंगे उसमें जो छोटे बैंक हैं जिनकी पोजीशन अच्छी है, और खुद आरबीआई जब ये कहने लगता है और बैंक कहने लगते हैं कि देखिए एनपीए पहले की तुलना में उसका परसेंटेज कम हो गया है, तो जरा आप एक क्षण के लिए सोचिए कि जब परसेंटेज एनपीए का कम हो गया, इस दौर में कितना माफी सरकार ने कितने करोड़ों रुपए की दी होगी। क्योंकि खुद आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि देखिए एनपीए मार्च 2018 तक 14.6% था, और उसके बाद दिसंबर 2022 तक यह घटकर 15.53% हो गया। कोई भी इस आंकड़े को देखेगा तो कहेगा सही बात सरकार कर रही है, आरबीआई सही बात कर रहा है। लेकिन सवाल है कि जो एनपीए था उसको बैंक की किताब से हटाने के लिए जो रिटन ऑफ किया गया 2014 से 2018 तक 7,13,402 करोड़ रुपए माफ किए गए। इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक दोनों को दी गई जो रिटन ऑफ की रकम है, दोनों मिलाकर यह रकम है 7,13,402 करोड़, जिसमें से 3,16,507 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक है और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का 3,96,895 करोड़ है। अब जब सरकार कह रही है कि नहीं बेचेंगे इसलिए क्योंकि बैंकों की स्थिति ठीक हो गई, तो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो प्राइवेट पार्टीज होती है उन्हें बताना पड़ता है कि देखिए एनपीए बहुत ही कम है और बुक बहुत अच्छी है, तो अब आप इसको खरीद सकते हैं और उसके बाद सरकार उनसे पैसा लेगी। लेकिन जब 5.53% का जिक्र करते हैं कि 18 के बाद से 2022 तक घट के ये इतना आ गया, तो माफी कितनी हुई। जरा कल्पना कीजिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक से 2018 से 2022 के दिसंबर तक 6,06,509 करोड़ रिटर्न ऑफ किए गए, और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं वह 8,48,142 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किए गए। दोनों को मिला दीजिएगा तो 14,54,691 करोड़। यानी पहले फेज में जब 14% था तो माफी दी गई थी 7,13,000 करोड़। दूसरे फेज में जो एनपीए का परसेंटेज कम दिखाया जा रहा है, माफी दी गई है 14,54,000 करोड़। तो बैंकों के भीतर परसेंटेज तो कम होगा ही। अब उसकी जो पूरी की पूरी कमेटी अपने तौर पर क्रिएट कर रही है उसमें छोटे बैंक और जिनके रीजनल प्रेजेंस भी दिखाई देते हैं, उसमें सेंट्रल बैंक का जिक्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक का जिक्र है, यूको बैंक का जिक्र है। और ये सारी बातें आ रही हैं कि इस रूप में सरकार क्या 2024 के बाद एक ऐसी रफ्तार के साथ इस देश में सरकारी संपत्तियों की सेल लगाने वाली है जिसको चाहे वो खरीद ले, अगर जिसके पास पैसा है। तो इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन का सपना जो देखा जा रहा है उसके पीछे यही वो इकोनॉमी है। तो मसला सिर्फ बैंक तक नहीं रुकता है, यह मसला उसके बाद चला जाता है दीपम के पास। दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसके पास ऐसी ऐसी कंपनियों की फहरिस्त पड़ी हुई है जिसके भीतर में किसको किस रूप में सेल करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, किसका मोनेटाइजेशन होना है, किसका ऑफर फॉर सेल करना है, किसका स्ट्रेटेजिक सेल करना है। और ये सारी चीजें जिस रूप में बढ़ेंगी उसकी पूरी फाइल इस दौर में तैयार हो रही है। तो एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए, जब कांग्रेस जिक्र
अडानीज का करती है, कॉरपोरेट मित्रों का करती है, और इसका जिक्र करती है कि सरकार कैसे उनको कौड़ियों के मोल अपने मित्रों को इस रूप में रकम में बेचती चली जा रही है। इसको वो पॉलिटिकल तौर पर लेती है और इस बात का जिक्र राहुल गांधी कर गए, सत्ता में आए तो सबकी फाइल खुलेगी। लेकिन सत्ता में नहीं आने की परिस्थिति को मोदी सरकार मानकर अभी से यह तैयारी कर रही है, और इसीलिए हमको लगता है एक फहरिस्त को जरा समझिए। इस देश के भीतर में लगभग जो पीएसयूज जो इस दौर में काम कर रहे हैं वह कितनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं, और उसमें से कितनों को आइडेंटिफाई किया गया है। 176 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सभी को बेचना है। उसमें से 60 को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत आते हैं, और इनके जरिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है और नीति आयोग है, ये अपने तौर पर वहां की परिस्थिति को लगातार परख रहा है, और उसके बाद वह 2024 की दिशा के बाद बेचने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा। इससे पहले जो नवरत्न की भी कंपनियां थी उनको भी बेचने का जिक्र था। उसमें एक कंपनी जैसे कॉन्कोर है, उसको अडानीज खरीदना चाहते थे। कुछ माइनिंग और स्टील से जुड़ी हुई कंपनी थी, इसको वेदांता ग्रुप यानी अनिल अग्रवाल खरीदना चाहते थे। लेकिन संयोग से दोनों जांच के दायरे में आ गए, तो एक झटके में चीजें पलट गई, या रुक गई, या स्थिर हो गई। और सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जिस लिहाज से इस देश को वो चला रही है, उसमें अगर उसने नोट छापना बंद किया, लोन लेना बंद किया, इस तरीके से पैसों की कमाई बंद की, तो देश किस रूप में चल पाएगा, यह भी एक सवाल है इकोनॉमी के लिहाज से। लेकिन बहरहाल इसमें जो स्ट्रेटेजिकली चीजों को रखा गया है, मान लीजिए उसमें हम जिक्र करते हैं कि जून के महीने में जिक्र हुआ था कि जो हुडको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, 7% उसको बेचा गया। उसके बाद अक्टूबर में उसका जिक्र शुरू हुआ और उसको सेल करने का जिक्र आया। लेकिन सवाल है, इससे काम नहीं चलेगा, बात तो इसके आगे की है जहां पे और शेयर बेचे जाएंगे। SJVN लगभग 5% शेयर, उसको बेचने का जिक्र हुआ। बात इससे भी नहीं खुलती है, क्योंकि जब सेल लगती है तो एक लंबी कंपनियों की फहरिस्त होनी चाहिए। IDBI 15,000 करोड़ मिलेंगे, उसमें LIC के 49.24% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 45% है। अब सवाल है कि जो गवर्नमेंट के पास है और LIC जैसी संस्था जो कि अपने तौर पर अपने IPO से भी उतना ना कमा पाई, तो देश की इकोनॉमी की परिस्थिति को समझिए। LIC भी IPO के जरिए 21,000 करोड़ की कमाई करनी थी, नहीं हो पाया। तो क्या मतलब है इसका? IDBI नहीं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML लिमिटेड, कॉन्कोर का जिक्र है जो 12,000 करोड़ का जिक्र था। पहले रेलवे का इसमें इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। उसको लेकर फिर रेलवे में चूंकि बड़ा काम अडानीज का है, उनका भी इंटरेस्ट था, लेकिन जांच के दायरे में आ गए तो वह भी दरकिनार हो गई। भारत पेट्रोलियम को जिक्र है, 50,000 से 60,000 करोड़ की सरकार की कमाई हो जाएगी, लेकिन एक झटके में उसके भी खरीदार नहीं। जिस दौर में तेल को लेकर और रिफाइनरी को लेकर कमाई हो रही है, जब उस दौर में भारत की कंपनी को लेकर देश के भीतर और बाहर कोई पार्टी नहीं मिल पा रही है, तो एक क्षण के लिए फिर समझिए भारत का बाजार कैसा है, भारत के भीतर में लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है, और इस जगह पर आकर कोई कंपनी में इतनी पैसा देकर खरीदने के बाद क्या कमाएगा, यह भी उसके सामने एक सवाल है। यह सवाल ठीक वैसे है जैसे एक क्षण के लिए बैंक को अगर याद कर लीजिए कि बैंकों की क्या स्थिति थी, तो बैंक जितना कमाकर सरकार को देते थे वह एक झटके में बढ़ गया। एक झटके में बढ़ने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर पिछले साल में तकरीबन 66,539 करोड़ रुपए बैंकों का डिविडेंड था। 2023 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 1,04,649 करोड़ हो गया। यह बढ़ा इसलिए क्योंकि जो रिटर्न ऑफ किया गया और बुक से हटाया बैंकों ने, उसकी जो भरपाई और जो कलेक्ट करने बैंक के लोग निकले, तो उस कलेक्ट वाले भाव को भी डिविडेंड के तौर पर जोड़ दिया गया और सरकार ने वो पैसा भी ले लिया। पैसा सरकार को कहीं ज्यादा चाहिए, इस देश के एक आम गरीब से ज्यादा पैसा सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस दौर में जितनी चीजें पाल रखी हैं उसको चलाना उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। और जब हम जिक्र कर रहे हैं IDBI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML, कॉन्कर, भारत पेट्रोलियम, सेंट्रल इकोनॉमिक्स लिमिटेड, यहां तक कि कोल इंडिया तक में स्टेक बेचने की जरूरत क्यों पड़ी, यह कोई भी सवाल कर सकता है कि 4,185 करोड़ में स्टेक सेल करना, आगे 4,235 करोड़ में और स्टेक सेल किए जाएंगे, इस दिशा तक सरकार बढ़ी। बाल्को में उसके स्टेक सेल करने की बात आई। RDEA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसमें भी स्टेक सेल करने की बात आई। और एयर इंडिया की परिस्थिति बताने की जरूरत नहीं, और LIC के IPO के जरिए कितनी कमाई हुई, कितनी कमाई नहीं हुई, यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। दीपम के पास यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के पास 30 से ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं, जिसमें उसको 2024 के बाद सबको सेल में ले जाना है। उसमें 14 केसेस अलग अलग स्टेजेस पे पड़े हुए हैं।
और ये वो तमाम चीजें हैं जो इस देश के भीतर में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो थी उससे हटकर है। और वह भी अगर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जरा कल्पना कीजिए कि 2024 का चुनाव बीतते ही जो सरकार की कमाई मोनेटाइजेशन से इस देश के 18 डिपार्टमेंट, जिसमें सड़क भी है और रेलवे भी आता है और पोर्ट्स भी आते हैं और हवाई अड्डे भी आते हैं और कम्युनिकेशन भी आता है, इन तमाम जगहों से जो कमाई सरकार को चाहिए वो 6 लाख करोड़ की 2025 तक की कमाई थी। लेकिन कमाई अभी तक हुई कितने, जो 2021 से शुरू हुई 2,29,000 करोड़ की कमाई सरकार कर चुकी है। इसका मतलब बहुत साफ है कि 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा अभी और कमाना है और यह रफ्तार 2024 और 2025 के बीच ही होनी है। तो इस रूप में सरकार अपने अधिकारियों को लगा चुकी है, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन प्लान था उसमें 2021-22 में 1 लाख करोड़ से कुछ कम कमाई हो पाई। 22-23 में टारगेट 1,62,000 करोड़ का था तो 1,30,000 करोड़ रुपए की कमाई हो पाई। अब इस बरस टारगेट 1,80,000 करोड़ के लगभग का है। जो कमाई कैसे पूरी होगी, इलेक्शन की वजह से नहीं होगी, वह भी शिफ्ट कर जाएगी। जब सारी चीजें शिफ्ट कर जाएंगी तो कोई भी एक सवाल पूछ सकता है कि इकोनॉमी अलग है, इलेक्शन अलग है, दोनों जुड़ क्यों जाते हैं। तो दरअसल जो मोनेटाइजेशन के एवज में पैसा देते हैं या जो प्राइवेटाइजेशन के एवज में पैसा देते हैं वही लोग तो पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग की जरूरत इस दौर में कहीं ज्यादा है। तो पैसा वहां शिफ्ट करें या इस दौर में पैसा लेकर यहां खरीदें। तो इंटरनली कुछ अधिकारियों से जब बातचीत कीजिए वो कहते हैं कि दरअसल इस दौर में जो बड़े कॉरपोरेट, बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेस पर्सन जो भारत की सरकारी कंपनियों को खरीदेंगे, जिसको बेचा जाएगा, जिस पे काम इस देश के भीतर चल रहा है, उससे पहले जितनी रकम पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आएगी उतनी रकम उसमें माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि वो तय तो सरकार को करना है, कैबिनेट को डिसीजन लेना है, मुहर लगा देनी और देश के सामने ले जाना और बता देना है कि देखिए ये काम हुआ है, फिर इसमें दिक्कत क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़कर इस देश के चुनावों के आसरे चल रही है और विपक्ष चुनाव में खोया हुआ है। उसे लग रहा है वो सत्ता में आ जाएंगे और इधर तैयारी इस बात की है कि सत्ता में तो हम आ ही जाएंगे, उसके बाद इस देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो इस देश के भीतर अभी से नहीं, नेहरू काल से ही जो इस देश में खून पसीने से सींचकर लोगों ने जो पब्लिक सेक्टर को क्रिएट किया, क्यों नहीं उसको भी बेच दिया जाए। हालांकि विरोध के स्तर पर सरकार की रिपोर्ट बताती है कि 5 तरह के विरोध हैं। कर्मचारी विरोध करते हैं, यूनियन विरोध करती है, पॉलिटिशियन विरोध करते हैं, जो उसमें पैसा लगाए हुए होते हैं वह भी विरोध करते हैं, और सरकार कहती है दरअसल इतने ना स्टेक होल्डर्स हैं कि बेच पाना मुश्किल है, इसीलिए हम टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। और 2020 में देखिए हमने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 2,10,000 करोड़ रखा था, लेकिन पैसा कितना आया, सिर्फ 16% पैसा आ पाया। क्यों? क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स भिड़ गए। तो स्टेक होल्डर्स भिड़ जाते हैं, इस वजह से चीजें होती हैं, या इस देश की इकोनॉमी को बैलेंस किए हुए, समाज को बैलेंस किए हुए जो पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था वह एक झटके में मोदी काल में 2014 के बाद से स्थितियां नाजुक हो गई। क्योंकि पीएसयूज में 2014 का आंकड़ा बतलाता है कि 17,30,000 लोग काम कर रहे थे। 2023 का आंकड़ा बतलाता है कि पीएसयूज में यह घटकर तकरीबन 12.5 लाख हो गए, यानी लगभग 5 लाख के लगभग कुछ कमी आ गई। ये रफ्तार है नौकरियों को जाने की, या उसको जब आप सेल कर देते हैं तो उसके बाद। तो जरा कल्पना कीजिए कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 176 हैं जिसको बेचा जाना है, और उसमें से मान लीजिए 60 को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, तो इसको भी जब सेल किया जाएगा तो एवरेज इसके भीतर में से भी तकरीबन 90,000 से 1.5 लाख के बीच में लोगों का काम छिन जाएगा। तो फिर सरकार क्या पैसा कमाने के लिए है और उस कमाए हुए पैसे से अपने आप को चलाने के लिए है? और क्या यह सेल जब खुलेगी 2024 के चुनाव के बाद तो इस देश के भीतर में मुश्किल भी आएगी क्या? क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी केंद्र सरकार की जो यूनिटें हैं, यानी भारत सरकार की जो यूनिटें हैं, यानी जो पब्लिक सेक्टर में आता है, मान लीजिए उसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल के स्टेक बेचने का सवाल आ जाए, या फिर एनआईएनएल स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है उसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और नीति आयोग भिड़ा रहा है कि दरअसल इसको कैसे सेल किया जाए। जो ब्लूमबर्ग की एक कैलकुलेशन निकल कर आती है कि वो तुरंत में 24 का चुनाव खत्म होते ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेल हो जाएगी। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। 2 धाराएं देश के सामने खड़ी होकर चल पड़ी है। मौजूदा वक्त में इस देश की इकोनॉमी से जो खिलवाड़ बीते 9 बरस में हुआ है, उसी इकोनॉमी को संभाले रखने के लिए और 5 ट्रिलियन बनाने का सपना पालकर कॉरपोरेट के आसरे पूंजी और नेटवर्थ को बढ़ाना,
उसके जरिए इस देश की सार्वजनिक उपक्रमों को सेल कर देना और प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी को देश की हिस्सेदारी से जोड़कर अपने ग्रोथ को बतलाना, एक आइडिया ये है। दूसरा है कि इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उनकी जो माली आर्थिक हालात हैं, उन हालातों को समझना और उन हालातों से उनकी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए सरकार अपने जिम्मे और ज्यादा कंपनियों को ले और इस तरीके से चीजों को करे जिससे इस देश में रोजगार पैदा हो और लोगों को मुफ्त में कुछ देने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि वो अपने पैरों पर अपने काम के जरिए खड़े हों। और जब वो खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ये देश भी खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर। उसे हजार, 100 लाख करोड़ इतने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा मानने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 2014 में इस देश के ऊपर जितना कर्ज था उसको आप दुगना कीजिए और फिर उसको 50% और जोड़ दीजिए। 150 गुना ज्यादा कर्ज इस दौर में बढ़ चुका है। और फिर भी चीजें अपने अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमारी अपनी संपत्तियों को बेचकर चलाने और भोगने की हो चली है। बाकी आपको समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।